दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। और आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी MCQ 90 फर्स्ट टू 100 की होने वाली है। और आप हमारी PDF टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करना और स्वयं के स्तर पर आंसर देने की कोशिश करना। तो हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया है, असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। तो सबसे पहले तो ये देख लिया करो, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। पहला देखते हैं, भारत में केंद्र का कुल ऋण दोस्तों उसे बोलते हैं जो भारतीय सरकार ने अपने आंतरिक बाजारों और विदेशी बाजारों से जो भी धन उधार लिया है तो उसको बोलते हैं कुल ऋण। GDP के प्रतिशत के रूप में पिछले 5 वर्षों से बढ़ा है। नहीं दोस्तों, बढ़ा नहीं, वो कम हुआ है। ये 1% की गिरावट आई है तो उसी के बारे में पूछा गया, तो ये हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, केंद्र सरकार के कुल सार्वजनिक ऋणों में से बाह्य ऋण का हिस्सा, बाह्य ऋण मतलब विदेशी बाजार से लिया गया उधार या फिर जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF ऐसी संस्थाओं से समय समय पर सरकार के द्वारा धन उधार लिया जाता है। तो उसके बारे में पूछा गया कि बाह्य ऋण का हिस्सा अधिक है और जबकि आंतरिक ऋणों का हिस्सा इसकी तुलना में कम है। दोस्तों ये भी गलत हो गया, आंतरिक ऋणों का हिस्सा ज्यादा है और बाह्य ऋण का कम। तो इसमें क्या हो जाएगा, C, दोनों ही गलत है। कुछ और इन्फॉर्मेशन। अच्छा, लास्ट ईयर आई थी सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र 2017 से 18 की एक रिपोर्ट। तो UPSC में वैसे भी लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसी रिपोर्ट कोई आए तो उसको ध्यान रखना है। हमें इसमें देखो मेंशन है कि कुल ऋण में गिरावट आई थी, वो ये फैक्ट आप याद मत करना। और 1% की गिरावट आई थी, वैसे ये ध्यान रख लेना। अब हम बात करते हैं ऋणों की। दोस्तों एक टर्म होती है सरकारी देयताएं, गवर्नमेंट लाइबिलिटीज। ये क्या होती है, सरकार किसी से भी धन उधार लेती है तो उसको वापस पे करने की एक सरकार पर जिम्मेदारी होती है, तो उसको बोलते हैं सरकारी देयताएं। मान लीजिए आपने किसी से भी धन उधार लिया हो तो आपको एक निश्चित समय में उसको वापस पे करना होगा, तो वो एक लाइबिलिटीज हो जाती है आपके ऊपर। ठीक है दोस्तों, वैसे सरकार के ऊपर भी ये लागू होती है। ये दो तरह की होती है। एक तो होती है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण का मतलब क्या होता है कि सरकार ने अपने आंतरिक बाजार से और विदेशी बाजार से दोनों से जो उधार लिया है उसको बोलते हैं सार्वजनिक ऋण। और इसमें आंतरिक ऋण का हिस्सा कितना है, GDP का 38.2%। और बाह्य ऋण का कितना है, GDP का 2.9%। तो ये फैक्ट बिल्कुल याद मत रखना, केवल इतना याद रख लेना, आंतरिक ऋणों का हिस्सा अधिक है। लोक लेखा में अन्य देयता है। लोक लेखा में अन्य देयता क्या होती है कि आपने बैंकों में जो भी जमाई अदा की है, जो भी आपने जमा की है, जो भी अपने पैसे अपनी बचत जो भी बैंकों में जमा की है, तो वो होती है लोक लेखा में। उसको सरकार कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लेकिन अगर उसको इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है या फायदा होता है वो अलग इशू है। वो सरकार पर एक लाइबिलिटी रहेगी वापस आपको जमा जो आपने की वो वापस आपको देने की। ठीक है, तो इसमें भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमाए, अन्य लेखा, ये सभी इसमें आ जाती है। तो ये दोनों ध्यान रखना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें डॉक्टर अनूप सतपथी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, हमें बताने की वो किस मुद्दे पे बनाई गई थी। 2022 तक किसानों को आय दोगुनी करना। नहीं दोस्तों, ये गलत है। MSME सेक्टर की समस्या को समाधान करना, ये दोस्तों समिति बनी थी UK सिन्हा वाली, ये नहीं है। और ये जो बनी थी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, ये थी डॉक्टर अशोक दलवे की अध्यक्षता में बनी हुई समिति। तो ये दोनों ही गलत हो गए। महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी को बढ़ावा देना, ऐसी कोई भी रिसेंट में अभी तक समिति नहीं बनी है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारण हेतु कार्य प्रणाली स्थापित करना, दोस्तों D ठीक है। तो इसमें अशोक दलवे की अध्यक्षता में बनी थी किसानों की आय दोगुनी करना, UK सिन्हा के MSME सेक्टर के लिए, और अनूप सतपथी की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने हेतु। देखते अगला क्वेश्चन। इसमें बताया गया किसी भी अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उपाय कारगर होते हैं। अच्छा, मंदी की स्थिति में भारतीय सरकार या केंद्रीय बैंक जो जो उपाय करते हैं मैं वो बताने हैं कि वो कौन से उपाय ठीक रहते हैं। रेपो रेट में कटौती, दोस्तों एकदम सही है। अगर रेपो रेट में कटौती रहेगी तो वाणिज्यिक बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएंगे। निगम कर में कमी, अगर निगम कर में कमी रहेगी तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित रहेगी। बैंकों के द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कम ऋण प्रदान करना, दोस्तों ये गलत है। अगर हम उन्हें कम ऋण देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी और उनके पास में ज्यादा ज्यादा पैसा नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि मनी का फ्लो कम होगा, तो मंदी की स्थिति में और ज्यादा नुकसान होगा। इसमें मौद्रिक नीति को सख्त करना, दोस्तों ये भी गलत है। मौद्रिक नीति को सख्त किया जाता है तेजी की स्थिति में, मंदी की स्थिति में मौद्रिक नीति को उदार किया जाता है। बाकी हमारे पुराने लेक्चर में हमने मौद्रिक नीति अच्छे से कवर कर रखी है, आप देख लेना। तो इसमें हो जाएगा A, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखते हैं 94। इसमें हमें निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। RBI के द्वारा रुपये 1 से रुपये 1000 के सिक्के जारी किए जाते हैं। नहीं दोस्तों, गलत है। सिक्के भारतीय सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, RBI के द्वारा नहीं। कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत भारतीय सरकार रुपये 1 का नोट जारी करती है, दोस्तों ये ठीक है। और इसमें सिग्नेचर किसके होते हैं, वित्त सचिव के, ना कि वित्त मंत्री के, ये ध्यान रखना। गवर्नर के भी नहीं होते। तो इसमें सत्य पूछा है तो इसमें हो जाएगा केवल 2।
कुछ और जानकारी देखते हैं। भारत सरकार जिस एक्ट का इस्तेमाल करती है वो था कोइनेज एक्ट 1906, और इसमें 2011 में अमेंडमेंट भी किया गया था, और उसका क्वेश्चन यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में पूछ लिया गया था। उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 50 पैसे के नीचे जितने भी सिक्के हैं वो लीगल टेंडर मनी है या नहीं, यानी 50 पैसे के जो नीचे के सिक्के हैं उनको इस अमेंडमेंट में खारिज कर दिया गया था, यानी वो लीगल टेंडर मनी नहीं रहे। लीगल टेंडर मनी मतलब अगर आप मुझे 25 पैसे का सिक्का दोगे तो मेरे ऊपर कानूनी बाध्यता नहीं है कि मैं उसको स्वीकार करूं, तो ये ध्यान रखना। 50 पैसे का सिक्का भी लीगल टेंडर मनी है, ये आप ध्यान रखना। और ये सिक्के कौन जारी करती है? भारत सरकार। और उस पर 1 रुपए का नोट है वो भी भारत सरकार जारी करती है, और उस पर सिग्नेचर किसका होता है? वित्त सचिव का। आरबीआई जिस एक्ट का इस्तेमाल करती है वो था आरबीआई एक्ट 1934, और 1 रुपए का नोट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी नोट आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ जारी किए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये रट लेना बस आप, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमारा हर लेक्चर में टारगेट रहता है कि कम से कम बजट का एक क्वेश्चन हम इन्वॉल्व कर ले। तो बजट 2020 में एक स्कीम लाई गई थी, विवाद से विश्वास स्कीम। तो वो किससे संबंधित हमें बताना है। तो उसमें हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष कर में मुकदमेबाजी कम करने के लिए। अप्रत्यक्ष कर में मुकदमेबाजी कम करने के लिए 2019 के बजट में स्कीम लाई गई थी। बाकी सी और डी गलत है। देखो बजट 2020 में जो स्कीम लाई गई थी उसमें यह था कि डायरेक्ट टैक्स से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं वो उनमें कमी लाई जाए। जैसे मान लीजिए इससे क्या होगा कि आप टैक्स पेयर हो और आपके ऊपर कोई मुकदमा लग रखा है और उसका ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा है वो, तो आपका एक तो समय बचेगा और दूसरा आपका पैसा वेस्ट जो हो रहा वो समाप्त हो जाएगा। तो इससे फायदा है दोनों को है, भारत सरकार का भी समय बचेगा, आपका भी, और दोनों तरफ से मनी बचेगी। तो वो मुकदमे का सॉल्यूशन करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी इस बार के बजट में। इसमें होता क्या है कि इसमें जो विवादित करों की राशि है उसका केवल भुगतान करना होता है, फिर उसके ऊपर जो ब्याज है वो दंड है उससे पूरी तरह से माफी मिल जाएगी। और ये निश्चित डेट है 31 मार्च 2020, इससे पहले आपको इसमें ज्वाइन करना होगा। बाकी और कुछ इसमें जानना है नहीं। अच्छा, समय समय पर सरकार है ना ऐसी कुछ स्कीम लाती है कि मान लो कोई भी ऐसा कुछ सरेंडर करना चाहता है तो वो उस स्कीम के तहत सरेंडर कर सकता है। जैसे 2016 में आई थी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2017 में लाई गई थी डेमोनेटाइजेशन के बाद, सबका विश्वास योजना ये लास्ट ईयर के बजट में आई थी, इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित जो भी मुकदमे चल रहे हैं उनको रोकने के लिए। और ये विवाद से विश्वास योजना ये अभी रिसेंट के बजट में। तो आप चाहो तो मेंस में अगर ऐसा कुछ आ जाए टैक्स से संबंधित क्वेश्चन तो उनमें इनको मेंशन कर देना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूछा गया भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में हमें बताना है सही कथन। इस योजना का मुख्य नारा रोटी रोजी व उत्पादकता था। ठीक है दोस्तों, सही है। फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पर जोर दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में पहली बार योजना परिव्यय की दृष्टि से निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। ये दोस्तों ये भी ठीक है। यह योजना अपने वार्षिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करने में सफल रही। ये भी ठीक है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। अच्छा, कुछ और जानकारी। इसका उद्देश्य क्या था? रोटी रोजी और उत्पादकता। कैसे? रोटी में कृषिगत उत्पादन पर जोर देना, सिंचाई की क्षमता का भरपूर उपयोग करना, औद्योगिक आधार ढांचे में पूंजी इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है दोस्तों। रोजी रोजगार का सृजन करना। कैसे? औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करके। उत्पादकता में उत्पादन की जितनी भी हमारे पास में संसाधन है उनकी क्षमता में ज्यादा उनको गहरा करना, और आधुनिकीकरण की सुविधा को बढ़ावा देना। और इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई और ये अपने वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिषेक किससे संबंधित है? ये दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बाल श्रम से संबंधित है। यह है क्या, वो देखते हैं। 182 में कहा गया कि बाल श्रम के निकृष्टतम रूप है। जैसे मान लो निकृष्टतम रूप कौन से होते हैं? जैसे बच्चों से भीख मंगवाना या फिर उनको पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व करना, उनको पीटना, उनका शोषण करना, ये सब चीजें उसमें आती है। तो इनको पर रोकथाम के लिए ये अभिषेक में लाए गए थे। और 138 में क्या है? न्यूनतम आयु से संबंधित। आप लेबर के लिए कम से कम एक बच्चे की न्यूनतम आयु आपको डिसाइड करनी होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 99 क्वेश्चन। ये पूछा गया ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के संबंध में हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। अच्छा, भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं कि अगर कोई विशेष भूगोल की परिस्थितियों से कोई भी अगर प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग मिलता है तो उसे कहते हैं भौगोलिक संकेतक। कि जैसे दार्जिलिंग की चाय है, तो दार्जिलिंग की चाय जो उसको सबसे पहले जीआई टैग मिला था वो अपनी भौगोलिक यूनिक फीचर की वजह से वो चर्चा में आई थी, तो उसे इसलिए उसको जीआई टैग मिला था। बाकी हम और भी एक्सप्लेन में देखते हैं। भारत के वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत एक बार किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलने के बाद उसकी वैधता 10 वर्षों तक रहती है और इस अवधि के बाद दोबारा उसको पुनः पंजीकरण कराना होता है। दोस्तों एकदम सही है।
वैलिडिटी रहती 10 वर्षों तक। दार्जिलिंग चाय जो सबसे पहले जीआई टैग मिला था उसकी वैधता रहती 10 वर्षों तक। उसके बाद उसको दोबारा पुनः पंजीकरण कराना पड़ा। और भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री के रूप में कार्य करता है, ये भी ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सी, दोनों सही है। अब हम इसके बारे में देखते हैं डीप में एनालिसिस। जीआई टैग दोस्तों ये वह प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट को मिलता है जिसकी अपनी कुछ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन की वजह से यूनिक क्वालिटी होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि उसकी उत्पत्ति उस ज्योग्राफिकल रीजन में हुई थी। जैसे दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में प्राप्त होती है और उसकी जो भी यूनिक क्वालिटीज है वो उसको जीआई टैग प्रदान करवाती है। ठीक है दोस्तों, ये होता है जीआई टैग। और उसको गवर्न कौन करता है? डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स एक्ट तो, और इंडिया की ओर से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ठीक है दोस्तों। और एक बार किसी उत्पाद को मिल गया तो उसकी वैलिडिटी रहेगी 10 वर्षों तक। और नोडल इसके लिए कौन कौन है? नेशनल लेवल पर तो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इंटरनेशनल लेवल पर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो। अच्छा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि चेन्नई में एक रजिस्ट्री जो संस्थान है वो देखते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो चेन्नई में है। तो ये जीआई टैग के लिए एक इंपॉर्टेंट आपको एक ध्यान रखना होगा। और ये किसके अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के अधीन आती है। अच्छा, रिसेंट में जीआई लोगो एक सरकार ने बनाया था ताकि जो भारतीय उत्पाद है वो वैश्विक स्तर पर इस लोगो के साथ पहचान में आ सके। वो लोगो क्या था? इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का बहुमूल्य खजाना। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। इसमें पूछा गया मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं? दोस्तों ध्यान रखना, मुद्रा के प्राथमिक कार्य दो ही होते हैं। पहला तो होता है विनिमय का माध्यम। जैसे पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें आपने मुझे गेहूं दिया, मैंने आपको चावल दे दिया, यानी वस्तुओं का विनिमय। लेकिन मनी आने के बाद में बार्टर सिस्टम समाप्त हो गया और मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा मनी का। तो सबसे पहला काम इसका क्या हो गया? मुद्रा के द्वारा विनिमय का माध्यम। और दूसरा इसका काम क्या हो गया? वो होता है मूल्य का मापन। जैसे किलोग्राम वजन का मापन है, इसी तरह मीटर, सेंटीमीटर, ये सभी क्या है? किसी ना किसी के मेजर है। तो वैसे ही मूल्य का मापन मनी है। जैसे मान लो आपके पास में कुछ भी सामान है, गेहूं है, चावल है, या आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, तो हम उसका मेजर कैसे करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है? वो करते हैं मनी के माध्यम से। तो इसके दो ही मुख्य रूप से काम है, विनिमय का माध्यम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा है मूल्य का मापन, मेजर ऑफ वैल्यू। तो देखते हैं दोनों कहाँ मिलेंगे हमें। पहला ये सही है विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापन। और बाकी भावी भुगतानों का आधार ये सेकेंडरी काम है। आर्थिक विकास को गति सेकेंडरी काम है। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लासेस हमारी ये समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।